वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं इस मांगा को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और हमें एक कैसल दिखाया जाता है। कैसल में एक लड़की बैठी है और वो लड़की कोई और नहीं प्रिंसेस होती है और वो बहुत ही ऐसे बैठी होती है जैसे कि वो एक मैच्योर वुमन हो। और यहाँ पर देखते हैं जल्दी से दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है और बोलते हैं योर हाइनेस आपके स्नैक्स का वक्त हो चुका है। वो लड़की काफ़ी वार्म होती है, बहुत ही प्यारी सी होती है। उसका नाम स्पेला होता है जो कि नैनी होती है उस लड़की के। योर हाइनेस वो उसे बुलाती है, मतलब वो लड़की प्रिंसेस है। और प्रिंसेस बोलती है स्पेला उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ही थिक हैं, हमारे पास फूड की कमी है, हमें इस ड्रीम पे नहीं चलना चाहिए, मतलब स्नैक्स वगैरह के लिए। यहाँ पर उसकी नैनी चौंक जाती है उसकी ऐसी बातों को सुन के। वो बोलती है योर हाइनेस, और यहाँ पर वो बोलती है कि आप हिज मैजेस्टी की इकलौती औलाद हैं, मतलब इकलौती डॉटर हैं। जब एम्पर ईस्टर्न एम्पायर में वापस आ जाएंगी, इवन के जब आप 9 ईयर ओल्ड की हैं, तब भी मुझे उम्मीद है कि जो आप हैं वो एक पूरी रॉयल फैमिली के लिए एक रोल मॉडल सेट कर रही हैं, आप अपना हर एक काम कर रही हैं। जब हिज मैजेस्टी आएंगे तो वो डेफिनेटली आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे और वो उसके लिए केक लेकर आती हैं। तभी वो एक स्माइल देती है वो लड़की। वो बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ट्रू हो ही नहीं सकता। वो सोचती है रॉयल्टी इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और मैं अच्छी लाइफ बिता रही हूँ। और यहाँ पर वो सोचती है सिर्फ मेरे पास एक रेडी क्लस्टर लॉन्ग और फैंसी नेम है एलिसा, और आगे जो भी है नाम, तो उसका नाम मतलब एलिसा होता है, यहाँ पर हमें पता चलता है। वो सोचती है इसके अलावा मेरा सो कॉल्ड फादर, वो जब मैं 6 साल की थी तब वो वॉर के लिए चला गया था और अभी 3 साल हो चुके हैं और वॉर अभी तक रुकी नहीं है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश भरा माहौल होता है, काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी सा माहौल हो रखा होता है कैसल में भी। जो नैनी होती है वो बोलती है योर हाइनेस आप चिंता मत कीजिए, जो हिज मैजेस्टी है वो डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे और जीत कर आएंगे, मुझे पता है। और यहाँ पर अगर आपको कुछ हुआ भी तो मैं स्वेर करती हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी एंड तक। उसकी बात सुन के वो उसे बोलती है हाँ थैंक्स। और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो ना बाहर की ओर देखती है और सोचती है अगर मेरे पास अभी भी मैजिक होता तो मैं इस पूरी वॉर को ख़त्म कर सकती थी एक ही बार में। यहाँ पर वो सोचती है ईस्टर्न एम्पायर में यहाँ पर एंशंट लीजन की बात की जाती है जो कि पूरी जनरेशन तक पास्ट की जाती है। वो स्टोरी होती है एक बिच की, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और रोमिनेंस थी जिसकी अपीयरेंस प्योर वाइट नाइट की तरह थी और वो दूसरे लोगों की विश को ग्रांट करती थी जब भी कोई उसे बुलाता था। यहाँ पर वो सोचती है वो बिच मैं हूँ। और यहाँ पर वो सोचती है उन्होंने कहा था, मतलब जो स्टोरीज़ में, कि जब भी आप हार्ट फेल्ट विश मांगते हैं फुल मून के अंदर तो जो वाइट नाइट की बिच थी वो उस विश को ट्रू कर देती है। और उसी के कारण काउंटलेस लोगों ने मुझसे प्रे किया, होप कि मैं उनके ड्रीम्स को फुलफ़िल करूँगी। और यहाँ पर वो सोचती है, और यहाँ पर ना वो सोचती है एक लड़की के बारे में जिसने उससे कुछ विश मांगी होती है, लेकिन समझ में नहीं आता उसे कि वो लड़की कौन थी। और वो बोलती है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कहूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन पता नहीं किसी क्रेज़ी रीज़न के कारण मैं जब अपनी आँखें बंद की और मैंने हर एक चीज़ खो दी, मतलब मेरे पास ना मैजिक रही ना पावर। और वर्स्ट चीज़ तो ये थी मैं एक एलिसा उस प्रिंस के रूप में वो रीबॉर्न हुई जो कि इस टायरेंट एम्परर की इकलौती औलाद थी। एक गर्ल जिसकी मदर उसको बर्थ देते हुए ही मर गई थी और जिसकी वजह से उसका फादर उसे रिसेंट करता था, उसे ब्लेम करता था उसकी मदर की डेथ के लिए, और उसे देखता तक नहीं था। और उसकी वजह से ही, उस मोमेंट से ही जो एम्परर है उसने मुझे अबैंडन कर दिया और इस इम्पीरियल पैलेस में मैं अलोन थी। इसका मतलब ये है कि मैंने पूरे 9 साल यहाँ पर लॉक्ड होके बिताए हैं और मेरा खुद का फादर कभी मेरा फेस देखने तक नहीं आया। यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें सोचती है और यहाँ पर अपना जो होता है केक वो खा रही होती है। वो सोचती है ओनली पर्सन जिसने मेरी अभी तक केयर किया है वो इस वाला है, मेरी नैनी, मेरी वन एंड ओनली लाइफ और मेरी वन एंड ओनली फैमिली। ओनली पर्सन जो मुझसे सच में प्यार करती है। वो बहुत ही प्यार से उससे बोलती है कि यहाँ पर अभी आप सो जाइए और उसके लिए कहानियाँ भी सुनाती है। और वो बोलती है वेदर इस तरह का है, यहाँ पर आप कोल्ड को कैच कर सकती हैं, अभी आप अपने आप को कवर रखिए।
जैसे वो बोलती है, यहाँ पर उसकी नज़र बाहर की ओर जाती है और यहाँ पर ना जो कुछ लाइटनिंग सी होने लगती है और जैसे ही लाइटनिंग होती है उसे कुछ फ़ील होता है, समझ में नहीं आता। जो लाइटनिंग होती है उसे ना नैनी थोड़ी-सी डर जाती है और यहाँ पर ना वो सोचती है ये क्या था अभी-अभी? यहाँ पर वो खुद को नोटिस करती है और यहाँ पर ना वो बंद करने जाती है नैनी विंडोज़ को, ताकि उसे डर ना लगे। वो बोलती है मैं अभी ये रैप अप कर देती हूँ वरना आपको और डर लग सकता है। वो बोलती है कि किसे पता। यहाँ पर तभी अचानक से ना कोई बंदा आता है और यहाँ पर ना नॉक होता है, वो ना ऐसे ही एंटर कर जाता है बिना परमिशन के। वो बोलता है योर हाइनेस। तभी नैनी गुस्से में बोलते हैं ये कौन सी डिसरिस्पेक्ट है, आपकी हिम्मत कैसे हुई इंपीरियल प्रिंसेस के पैलेस में ऐसे एंटर करने की। वो बोलता है हिज मैजेस्टी एम्परर वो बैटल में फॉलन हो चुके हैं, मतलब वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर ना वो सोचती है मैं सिर्फ 9 साल की हूँ और मुझे अभी ऑर्फन बना दिया गया है। और यहाँ पर तभी लाइटनिंग होती है और उसके हाथों में गिरती है और यहाँ पर वो सोचती है उस टाइम के दौरान मेरा मैजिक मेरे पास वापस आ गया जिसे मैंने लॉस्ट कर दिया था। तो इस पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर वो जो आदमी है वो बोलता है लकीली हमने वॉर को वॉन कर लिया है। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के वो बोलता है लेकिन फाइनल बैटल में जो हिज मैजेस्टी थी वो वॉलन हो गए थे। उसकी बात को सुन के प्रिंसेस बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी और फिर वो बोलता है इसाब, मेरा नाम शेडोल इसाब है। तभी प्रिंसेस उठने लगती है और उससे बोलते हैं राइट सर इसाब, 5th नाइट डिवीज़न से, क्या मैं करेक्ट हूँ? वो बोलता है यस। और यहाँ पर वो बोलते हैं तुम्हें पता है सर इसाब, देयर्स एक चीज़ है जो कि मैं ओवरलुक की है। तो वो बोलते हैं क्या? तभी वो आगे जाती है और अपनी क्रिम्सन आइज से उसे देखती है और बोलती है कि मुझे पता है ये एक इमरजेंसी थी, लेकिन क्या ये ठीक है इंपीरियल प्रिंसेस के चैम्बर में ऐसे बार करना बिना नॉक किए? यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में देखती है जिसे कोई भी डर सकता है। वो बोलता है ये किस तरह का चीज़ है, किस तरह का लॉ इसे अलाउ करता है। उसे इस तरह से देख के इसाब सोचता है कि वेट, क्या प्रिंसेस हमेशा से ही इतनी तीखी टंग वाली थी? वो थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है, प्रिंसेस उसकी ओर आगे बढ़ती है और जैसे ही वो जाने लगती है वो जो हिसाब है वो नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ योर हाइनेस, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। एलिसा जानने लगती है और बोलते हैं क्योंकि मैं लॉक थी प्लेस में पैलेस में, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे जिस तरह से चाहो उस तरह से ट्रीट करोगे और ऐसे ट्रीट करोगे जैसे मैं मैटर नहीं करती हूँ। वो जाने लगती है, पीछे से उसकी नैनी उसे देखती रह जाती है। वो सोचती है कि अभी जो एम्परर है वो अभी ऑलरेडी ही सडनली कहीं चला गया है, मतलब कि वही दिख नहीं रहा है और वैसे अज्यूम कर लिया गया है कि वो अभी डेथ उसको आ चुकी है, इसी वजह से वो सभी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो सोचती है यहाँ पर कोई सक्सीसर नहीं है, कोई हेयर नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब एक ही है। यहाँ पर उसकी नैनी उसका फॉलो करती है और यहाँ पर पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर वो सोचती है एलिसा क्योंकि ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं तो ये सारी चीज़ें मेरी फेवर में ही हुई है। और यहाँ पर वो सोचती है तो क्यों ना ये जो होल एम्परर थिंग है उसे एक शॉट दिया जाए। यहाँ पर वो एंटर करने लग जाती है कहीं पर और यहाँ पर ना पूरी काउंसिल के मेंबर बैठे होते हैं। यहाँ पर वो चिल्ला के बोलते हैं कि हमें अभी कोई ना कोई फ्रेश रॉयल ब्लड देखना पड़ेगा ताकि हम उसे थ्रोन पे बिठा सकें। यहाँ पर एटलीस्ट कोई ना कोई डिस्टेंट रिलेटिव तो होगा ही जो कि ज़िंदा हो। यहाँ पर ना वो सोचते हैं ये, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस नोटेशन है। वो एक दूसरे से बात करते हैं, झगड़ता करते हैं ताकि वो अपने आप को पावर में ले सकें। वो बोलते हैं जो एम्परर है उन्होंने उनका जो लास्ट रिलेटिव था वो ऑलरेडी ही यहाँ से जा चुका है, अभी कोई नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तभी यहाँ से अचानक से ही जो दरवाज़ा है वो टूट जाता है। तभी वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कोई और नहीं हमारी एलिसा होती है। यहाँ पर ना वो बोलती है तुम लोग इतने दूर तक क्यों ढूंढने के लिए जा रहे हो। यहाँ पर वो एंटर होने लगती है और जैसे ही वो एंटर होती है हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा तो ऑलरेडी बेहोश हो जाता है। वो उसे अपनी बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर एलिसा की एंट्री से सभी लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तभी काउंसिल के मेंबर बोलते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि हिज मैजेस्टी के थ्रोन पे बैठने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो एलिसा जाके थ्रोन पे बैठ जाती है, मतलब जो मेन चेयरपर्सन की सीट होती है और यहाँ पर वो काफ़ी कमाल की लग रही होती है, बहुत ही अथॉरिटेटिव लगती है। यहाँ पर ना पीछे जो एक लड़का है वो बोलता है एवरीवन उसके हेयर को देखो,
और यहाँ पर वो बोलते हैं, क्या आपको नहीं लगता ये सारे जो हेयर्स वगैरह हैं वो हिज मेजेस्टी की तरह लग रहे हैं? और यहाँ पर वो जो रेड आइज़, इवन के केस वो पूरी तरह से सेम है, तो क्या ऐसा हो सकता है? और वो बोलते हैं प्रिंसेस एलिसा। यहाँ पर ना उन्होंने कभी प्रिंसेस एलिसा को नहीं देखा था, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। वो बोलते हैं तुम्हें अभी बस रियलाइज़ हुआ है? तुम्हारे फेस से देख के जज होता है कि तुम बिल्कुल भी प्लीज़ नहीं हो मुझे यहाँ पर देख के। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तभी वो यहाँ पर बोलते हैं कि एक वुमन एम्परर बनेगी, ये एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। इसके अलावा वो अभी प्रिंसेस है जो कि सिर्फ नाम की ही है, जिसे पूरी लाइफ भर एक पैलेस में कन्फाइंड किया गया है, मतलब लॉक करके रखा गया था। ऐसी प्रिंसेस जो कि कभी जिसने बाहर तक पैलेस के बाहर तक पैर तक नहीं रखा, वो एम्परर कैसे बन सकती है? यहाँ पर वो बोलती है बहुत ही गुस्से में, तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो? वो ना चुप हो जाता है और बोलता है क्या? यहाँ पर वो फिर से बोलती है, मैंने पूछा तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो? यहाँ पर साइलेंस हो जाती है। वो सोचते हैं, एक दूसरे से विस्पर करते हैं कि नो वे, वो अभी तक सिर्फ 9 साल की हैं और इस तरह का प्रेजेंस होना, वो भी इस एज में, वो थोड़ा डर जाता है। वो बोलता है कि मैं मार्केस डर्मस फैमिली से हूँ। यहाँ पर वो बोलती है, अच्छा तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे जो थिंकिंग है उसका एक्सटेंट क्या है? यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या यही लेवल है मिनिस्टर का जो कि इस एम्पायर को लीड कर रहे हैं? यहाँ पर ना उसके बीच में से उसे एम्परर नज़र आता है उन लोगों को। यहाँ पर ना वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि उसे देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि मैं हिज मेजेस्टी को देख रहा हूँ उसके पीछे बैठे हुए। यहाँ पर वो बोलती है, जस्ट बिकॉज मैं लॉक थी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रॉयल ब्लड नहीं हूँ। और यहाँ पर तुम क्या होप कर रहे थे? क्या तुम किसी पपेट एम्परर के होप कर रहे थे कि जिससे तुम पीछे से कंट्रोल कर पाओ? तो वो बोलते हैं, नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था। वो थोड़ा सा हेजिटेट करने लग जाता है। यहाँ पर ना वो सोचते हैं कि सीरियसली तुम सिर्फ 9 साल के बच्चे के सामने ऐसे शेक कर रहे हो, तुम बहुत ही पथेटिक हो। तो यहाँ पर ना एक बंदा उठता है, अपने नाम से उसे ग्रीट करता है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से, और उसे बोलता है, योर हाइनेस, सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि मैं कंसर्न हूँ, तुम्हारी एबिलिटी, उसके बारे में मैं कंसर्न हूँ। बीइंग अ एम्परर, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्राउन पहन के बैठ जाना है, वो एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत ज़्यादा टाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट होता है जो कि कैरी करना होता है। इसके लिए आपको रियल स्किल्स की ज़रूरत है। जो सच है कि आपने अभी तक वो क्वालिटीज़ प्रूव नहीं की है। ये बहुत ही ज़्यादा रेकलेस होगा आपको ऐसे ही राजगद्दी पे बिठाना, और उसके ऊपर से जो वॉर है वो, उसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं इधर से उधर बर्बाद हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा काम करने को पड़ा है। हमें किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो कि चार्ज ले सके, क्राइसिस को हैंडल कर सके। एलिसा उठती है, बोलते तो तुम बात कर रहे हो कि वेदर मैं एम्परर बन सकती हूँ या फिर नहीं, उसके लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना वो बोलता है, खुश हो जाता है। वो बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या आप प्रूव कर रही हैं कि आप एम्परर बन सकती हैं? वो बोलती है, हाँ मेरे लिए तो ये पीस ऑफ केक है। यहाँ पर ना वो अपनी जो पावर्स हैं वो दिखाने लगती है और उसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। यहाँ पर जैसे ही वो ऑन करती है, वो जो बंदा है फ्लोट करने लग जाता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर वो बोलता है, प्लीज़ 1 मिनट रुको, ये ब्लू ब्लेस ये कहाँ से आ रही है? यहाँ पर वो बोलती है, तो मैंने तो कहा है कि मैं अपनी पावर्स दिखाऊं, ये मेरी पावर्स हैं, तुमने देख लिया? यहाँ पर ना जो बाकी के काउंसिल के मेंबर्स हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पर ना उसने टेलीपोर्ट कर दिया होता है उस बंदे को। वो बोलते हैं, वाओ टेलीपोर्टेशन मैटर मैजिक, वो भी इतना ज़्यादा फास्ट, नो वे, मैंने कभी भी नहीं सुना इस तरह का होते हुए। और जो कास्टिंग हाई लेवल मैजिक, वो भी सिर्फ एक ही बार में, जो कि टैलेंटेड मेज भी नहीं कर पाए पूरी हिस्ट्री के दौरान। तभी दूसरे लोग बात करते हैं कि तुम्हें क्या याद नहीं है, हिज मेजेस्टी वो भी सेम ही एज पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्वॉर्ड मास्टर बन चुके थे। और यहाँ पर वो बोलता है, हाँ अगर तुम अभी कह रहे हो तो मुझे लगता है कि वो पूरे हिज मेजेस्टी पर गई हैं। यहाँ पर ना वो बोल रहे होते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टैलेंट है। यहाँ पर ना उसे देख रही होती है उसकी नैनी भी, और बोलती है, योर हाइनेस, और उसे लगता है कि उसकी प्रिंसेस उससे दूर जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं यहाँ पर ईस्टर्न एम्पायर के बॉर्डर विलेज में, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ही इधर से उधर बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्बाद हो रखी होती हैं। वो टेलीपोर्टेशन हो जाती है, मतलब उस बंदे के साथ ही, वो उस बंदे को अपने साथ ले आई होती है।
यहाँ पर ना वो इधर से उधर देखती है और सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया जब मैंने मैजिक यूज़ नहीं किया। मैं थोड़ा-सा वरीड थी, लेकिन मुझे लगता है चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं। मुझे लगा मैंने कंप्लीटली अपना मैजिक खो दिया जब मैं रीबॉर्न हुई, लेकिन मुझे अभी वैसे वापस कैसे मिल गया पता नहीं। तभी पीछे खड़ा बंदा बोलता है, योर हाइनेस आप मुझे ये मत बताना कि ये बॉर्डर विलेज है। वो बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं जानबूझ के हमें यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि हम इसे स्पॉट कर सकें। जो डैमेज है वो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा वर्स है। तो वो बंदा बोलता है, आप क्या प्लान कर रही हैं? यहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही बर्बाद हो रखी होती है। यहाँ पर प्रिंसेस आगे बढ़ती है और यहाँ पर ना उस चीज़ों को उठाने लगती है और अपना मैजिक कास्ट करती है। वो जैसे ही मैजिक कास्ट करती है, यहाँ पर हम देखते हैं पूरी सिचुएशन ही बदल जाती है। यहाँ पर उसके हैंड से जैसे ही कुछ वेव हुआ, यहाँ पर सभी लोग ठीक होने लगे। उनके जो वाउंड थे वो हील्ड होने लगे खुद ब खुद, और जो ब्रोकन बिल्डिंग थी वो खुद ब खुद सेट होने लगी। हर एक चीज़ प्लेस बाय प्लेस हो गई और सभी जो फूड फूड की शॉर्टेज थी वो भी पूरी तरह से अच्छी हो गई। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी बंदा स्टार्व नहीं कर रहा था। और हर एक चीज़ उसने बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में कर दी। जैसे ही जो सारे लोग उसे देखते हैं वो उसको देखते ही चौंक जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। ये बात वो आदमी भी देखते हैं और बोलते हैं, नो वे। यहाँ पर ना उसने अपनी एबिलिटीज़ साबित कर दी होती हैं और वो यहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ के लोग सोचते हैं कि क्या वो कोई गॉड था? बहुत ही ज़्यादा डिवाइन पावर थी वो। यहाँ पर वो सोचते हैं ये एलिसा का मिराकल था उन लोगों के लिए। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 2 है स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही लौट आते हैं, मतलब कैसल में। जैसे ही वो आते हैं यहाँ पर ना सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और सोचते हैं, योर हाइनेस तुमने आखिर किया क्या है? वो बंदा सोचता है। तभी यहाँ पर वो आती है और बोलती है कि मैंने फिनिश कर दिया है बॉर्डर रीजन, जो कि हाले रिस्टोर करना बाकी था। जैसे ही वो आके बताती है सभी काउंसिल मेंबर बोलते हैं, क्या ये तो इम्पॉसिबल है? तो दूसरा लड़का बोलता है, वॉर तो सिर्फ कल ही एंड हुआ है और तुम मुझे बता रहे हो कि आपने रीबिल्ड कर दिया सभी चीज़ें। तभी यहाँ पर ना वो बोलता है, तुम खुद ही जाके देख लेना, टेल मी अगर वो ट्रू है या फिर नहीं। तभी जो आदमी उसके साथ गया था वो बोलता है, हाँ ये रियल है, उसने एक्चुअली में हर एक चीज़ को रिस्टोर कर दिया, वो भी ब्लिंक ऑफ आइज़ में। और यहाँ पर ना उसने सिर्फ एक ही चीज़ की थी, उसने सिर्फ अपना हाथ ही हिलाया था और ऐसा हो गया। और यहाँ पर इतना इतने कम टाइम पे वो उसने हर एक चीज़ को टुगेदर कर दिया, फूड वगैरह सभी चीज़ें खुद ब खुद आ गई। यहाँ पर ना वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एलिसा सोचती है, यहाँ पर ना सिर्फ छोटी सी चीज़ के लिए ही कितना फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं हम। तभी यहाँ पर वो ना नैनी को देखते ही, जो कि वहाँ पर ऐसे ही फ्रीज हो चुकी होती है। यहाँ पर ना उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या खाए। तभी यहाँ पर ना वो उस इन सभी को देखती है और बोलती है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि तुम मुझे एक्नॉलेज कर दोगे, क्योंकि बस मैंने छोटी मोटी लिटिल ट्रिक की है। लेकिन यहाँ पर तुम आगे जाओ और खुद से एक्सपेक्शन करो, जितनी हाई एक्सपेक्टेशन करनी है तुम्हें वो करो। उसके बाद देखना कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ सिर्फ बिगनिंग है। उसके बाद तुम्हें मेरी एबिलिटी का पता चलेगा और तुम्हें पता चलेगा कि क्या मैं उस राजगद्दी पे बैठने के लायक हूँ या फिर नहीं। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्लोली स्लोली पूरे टाइम के दौरान दिखाऊंगी। यहाँ पर वो चली जाती है अपनी नैनी के साथ। नैनी बहुत ही चुपचाप होती है। वो सोचती है, एसबेला के फेस को देख के लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। एसबेला चुप होती है। यहाँ पर ना हमें पता चलता है 9 साल पहले का सीन। यहाँ पर ना वो सोचती है, यंग प्रिंसेस जो कि इस दुनिया में पैदा हुई थी, उसे तो ब्लेसिंग होनी चाहिए, उसके लिए तो सेलिब्रेशन बननी चाहिए। लेकिन वहाँ पर उसका फेट बहुत ही बुरा था। उसकी मदर की डेथ, उसका फादर का कंप्लीट रिजेक्शन, उसे ये सब मिला। जो एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा रिसेंटमेंट में था और यहाँ पर ना उसे पता नहीं है वो क्या करे। और यहाँ पर ना वो सोचती है, इस न्यू बॉर्न बेबी ने आखिर क्या ही क्राइम कमिट किया है। यहाँ पर वो सोचती है, नहीं मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। मुझे बस ये है, मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी अकेली नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी हमेशा। मैं मेरी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दूँगी तुम्हें और मैं तुम्हारी फैमिली बनूँगी, जो फैमिली तुम्हारे पास कभी भी नहीं थी। और 9 साल तक वो उसके साथ रही थी और यहाँ पर उसे बहुत ही क्लोज़र सर्व किया था, किसी से भी ज़्यादा। और यहाँ पर नैनी सोच रही होती है कि मुझे लगा कि मैं एलिसा प्रिंसेस को सबसे ज़्यादा जानती हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी। अभी जो फेस मैंने उनका देखा था, ऐसा लगता था कि मैंने उनका वो फेस कभी पहले देखा ही नहीं था। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था मुझे, क्या वो सच में वही प्रिंसेस है, सेम प्रिंसेस जिसे मैं जानती थी। यहाँ पर ना वो सोचती है, वो तब खेला करती थी इधर से उधर, लेकिन हर हाइनेस ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है।
और उसका मतलब क्या है? अगर ऐसा है तो मैं उनके लिए क्या मीनिंग रखती हूँ? वो ऐसी थॉट्स में होती है। तभी एलिसा उसके हाथ को पकड़ लेती है और ब्यूटीफुली स्माइल करती है और यहाँ पर उसकी स्माइल को देख के उसका दिल पिघल जाता है। वो बोलती है, इज़ाबेला, तुम ज़रूर से शेकन हो रही होगी। क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? यहाँ पर उसकी बात सुन के वो स्माइल करती है और बोलती है, योर हाइनेस। यहाँ पर ना उसे समझ में नहीं आता। वो बोलती है कि आज वेदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्यों ना हम वॉक के लिए चलें। यहाँ पर ना वो उसे वॉक के लिए चलती है। यहाँ पर ना उसने अभी एक फ़ैसला कर लिया होता है। वो सोचते हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप कौन हैं और आप क्या बन चुकी हैं। मेरे लिए आप वही मेरी प्यारी सी प्रिंसेस हैं जिसे मैंने बचपन से सर्व किया है और मेरे साथ रही हैं आप और मैं आपके साथ। यहाँ पर ना उसकी बातों को सुन के, उसके ऐसे रिएक्शन को देख के हमारी जो प्रिंसेस है वो खुश हो जाते हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं हमारी प्रिंसेस आगे बोलती है, उस दिन के बाद सभी लोग मेरे आगे वो करने लगे और वो जल्दी में थे कि वो रिस्टोर कर सके प्रिंसेस की पैलेस को, जो कि कब से वैसी की वैसी पड़ी थी। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी प्रिंसेस स्टडी कर रही होती है और यहाँ पर वो सोचती है उसके अलावा जो मेरी फॉर्मल लॉयल रॉयल लेसन्स थे वो भी बिगिन हो गए। यहाँ पर उसे टीचर्स आके पढ़ाने लगे, जो कि थ्रोन के लिए नेसेसरी था, जो भी स्टडी था, क्योंकि पहले उसे ऐसा नहीं किया जाता था। पहले उसकी जो पैलेस थी वो काफ़ी ज़्यादा डेसोलेट थी, उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता था। और यहाँ पर तब से ही वो रॉयल स्टडी को लर्न करने लगी और यहाँ पर तब से उसका जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाले लगे। और यहाँ पर वो आगे ये भी बताती है कि मैंने हर एक जो एकेडमिक सब्जेक्ट था उसमें मास्टर किया, जो कि इमेजिनेबल था। और मुझे पता है अगर मैं ऑर्डिनरी चाइल्ड रहती तो फिर मुझे ये डिफ़िकल्ट रहता इसे एंजर करना, लेकिन मैं कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं थी, मेरे लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो सोचती है और यहाँ पर तभी नॉक होता है। वो बोलते हैं कम ऑन। यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम टेसरेल्ट होता है, जो कि उसके फादर का होता है, मतलब उसके एम्परर ने उसे अपने एड के तौर पे अपॉइंट किया था और वो 17 साल का है। और ये भी बताता है कि वो एम्परर की साइड में पूरे 7 साल से वर्क कर रहा है, मतलब कि जब वो 10 साल का था। और यहाँ पर वो आगे बताती है कि डिस्पाइट उसके इल टेम्पर के बावजूद भी उस स्ट्रिक्ट एम्पर को इसने झेला और यहाँ पर उसने सरवाइव भी किया इतने लंबे टाइम तक। और उसका हेड अभी तक वैसा का वैसा ही है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई काबिलियत तो है। तभी वो उसे ग्रिट करता है, वो उसे बोलता है कि हाँ सेटल्ड। फिर वो बोलता है कि जैसा आपने ऑर्डर किया था, हमने जो न्यूज़ थी उसे इंश्योर किया कि हिज मैजेस्टी जो एम्परर की डेथ थी वो अभी तक लीक ना हो। और यहाँ पर ना मतलब उसने जो न्यूज़ थी वो तभी दबा दी थी, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कभी कहाँ पर क्या है वो किसी को नहीं पता है। वो बाढ़ के बाद एकदम से गायब ही हो गया था। यहाँ पर वो सोचा है ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो इम्पीरियल अथॉरिटी है वो अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुई। यहाँ पर ये न्यूज़ से बिल्कुल भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर एम्परर की डेथ की न्यूज़ रिवील हो गई। वो उसे बोलती है ठीक है, ये अभी बेस्ट है कि हम ट्रबल्स को अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी जो ऐसा जो होता है एक्सप्रेशन ना, ये देख के सिडल्ट थोड़ा सा वैसे ही रह जाता है। वो सोचते हैं जो फ्यूनरल है वो पोस्टपोन किया जा चुका है, जैसा लंबा हो वैसे ही पॉसिबल हो। यहाँ पर फिर वो बोलता है कि क्या डेविन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर वो बोलता है कि यस योर हाइनेस। जो स्कॉलर था वो वेट कर रहा है ड्राइंग रूम में। फिर वो बोलती है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा अर्ली है, यहाँ पर उसे बोलो वो आ सकता है। फिर यहाँ पर वो ग्रीट करने के लिए आ जाता है, ये है डेविन। यहाँ पर नाम वो एक नोबल बोर्न मेज है जो कि मैजिक टावर में वर्क करता है और अभी वो एलिसा का मैजिक इंस्ट्रक्टर भी है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम ऐसे हर्टफुल थिंग्स कैसे बोल सकती हो, मैं हमेशा होल हार्टेडली डेडिकेट करना चाहता हूँ तुम्हारे लेसन्स को। यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलती। फिर यहाँ पर वो बोलता है आज ना मैं एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल इक्वेशंस लेकर आया हूँ, इवन के हाई स्कॉलर और मेज भी अनएबल थे उसे सॉल्व करने के लिए इतने सालों के दौरान। तभी यहाँ पर वो उसके सामने रख देता है, तो हमारी एलिसा उसे देखती है और फिर उसे देखती है और यहाँ पर फिर वो सोचती है कि ये वाला। फिर वो उसे बोलता है प्लीज़ इसे सॉल्व कर दो।
फिर वो उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर ना मुझसे कुछ लेने के लिए आए हो। तुम यहाँ पर मुझे टीच करने के लिए नहीं बल्कि मुझसे अपना काम निकलवाने के लिए आए हो। फिर वो हँसते हुए उससे बोलता है कि मैं कैसे प्रिज्यूम कर सकता हूँ कि मैं योर हाइनेस को टीच करूँ। प्लीज़ बस इसे सॉल्व कर दो। मतलब कि वो वहाँ पर ना जब उसे पहली बार वो टीच करने आया था तभी उसे पता चल गया था कि एलिसा की जो मैजिक पावर है वो कितनी ज़्यादा ही हाई प्रोफाइल हैं और कितने ज़्यादा बढ़िया हैं। तभी से वो ना उसे जो भी क्वेश्चन उसे नहीं सॉल्व होते वो उसके पास लेकर आता है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस उसे चला देती है। फिर वो बोलते हैं नहीं ऐसा मत करो। प्रिंसेस बस अपना मुंह फेर लेती है। फिर वो उसे बोलते हैं फॉर्चुनेटली योर हाइनेस मैं आपके टेम्परामेंट को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी ही कॉपी को एडवांस में प्रिपेयर कर दिया था। मतलब उसके पास काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ हैं। वो उसे बोलते हैं कि अभी ये प्रूव करता है कि मैं कितना ज़्यादा सीरियसली आपके लेसन्स को लेता हूँ। मतलब वो ना यहाँ पर अपने लेसन्स देने नहीं बल्कि लेने आया है। यहाँ पर उसकी ऐसी हरकतों से तंग आके एलिसा बोलते ठीक है अभी मुझे हैंड ओवर कर दो, क्योंकि उसे पता तो था कि वो कभी बंद तो नहीं होगा। वो फिर सॉल्व करने लग जाती है। डेविन उसे ध्यान से देखते हैं और पूरा मगन हो जाता है। फिर वो उसे बोलता है कम टू थिंक ऑफ, मैंने सुना है जो एम्परर था उसके पास भी टैलेंट था मेज का, क्या नहीं था? फिर वो उसे बोलता है ऑफ कोर्स हिज मैजेस्टी सबसे ज़्यादा बेस्ट थे स्वॉर्ड मास्टर में पूरे दुनिया में। फिर वो उसे बोलता है कि हाँ वो पावरफुल मैन था जो कि बैटल में उसकी डेथ उसे नसीब हुई। फिर वो उसे बोलता है इसीलिए तो जो हिज मेजेस्टी की डेथ की न्यूज़ थी वो हर किसी को चाउस में डाल दिया उसने। मतलब इधर उधर हफरा तफरी मच गई। मैंने ये भी सुना था जो एनिमी किंग था उसने ब्लैक मैजिक यूज़ किया था। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं आंखों ही आंखों में, जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हैं। फिर वो उसे ना अपनी न्यूज़ देता है। फिर वो उसे बोलते हैं मेरे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो फाइनल बैटल थी उसमें जो एनिमी किंग था एंड हिज मिनिस्टर दोनों ने ही स्वॉर्ड फाइटिंग स्टार्ट की। एक बहुत ही ज़्यादा मासिव डार्क फोर्स वहाँ पर हुआ था जो कि मैजेस्टी के सामने डायरेक्टेड हुआ था। मतलब उसकी डायरेक्शन में बड़ा था और सडनली बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। और जैसे ही वो एक्सप्लोजन हुआ तब से जो हमारे मैजेस्टी थे वो कहीं पर भी हमें नहीं मिले देखने को। और यहाँ पर फिर वो बोलता है वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। हमने हर एक चीज़ सर्च कर ली सारी जगह पर, जितने भी डिस्पैच हुआ था सभी जगह पर, लेकिन वो कुछ भी हमारे जो मैजेस्टी थे उसके रिगार्डिंग फाइंड नहीं कर पाए, बल्कि उसकी जो बॉडी थी वो भी फाइंड नहीं कर पाए। फिर वो सोचती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ही ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर क्यों ना हो, इन द एंड वो भी तो एक ह्यूमन बॉडी थी। और फिर वो सोचता है कि अगर उसने पूरा फुल फोर्स लगाया होगा डार्क मैजिक के वजह से तो उसकी जो सोल और बॉडी दोनों ही डिसअपियर हो जाएगी। मतलब दोनों ही के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो कहाँ पर गिरेगी किसी को भी नहीं पता। फिर वो उसे बोलते हैं जो चांसेस हैं उसके ज़िंदा होने के वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। वो ऐसे मरमर करती है। यहाँ पर फिर हमारा जो चैप्टर है वो इधर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एलिसा की मेड उसे बोलते हैं योर हाइनेस आपके सोने का वक्त हो गया है। फिर वो बोलते थैंक यू इसवेला। इसवेला को थैंक्स करने के बाद वो सोने लग जाते हैं। सोते हुए फिर वो अचानक से उठ जाती है, पता नहीं क्यों। फिर यहाँ पर ना वो अपनी बुक को देखती है, वहाँ पर मेज के सामने रखी होती है। फिर वो जल्दी से ना उसे अपने मैजिक के थ्रू आउट लेती है और यहाँ पर ना वो बुक नहीं होती, वो दरअसल एक डॉक्यूमेंट होता है। वो सोचती है मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बैड फील होता है इस वाला के बारे में, लेकिन मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ना फिर वो देखने लगती है, वहाँ पर ना एक न्यूज़ थी जो कि चाइल्ड के डिसअपीयरेंस के बारे में थी। फिर वो सोचती है मुझे ना इसके बारे में बैड फील आ रही है इस केस के बारे में। यहाँ पर ना उस केस में लिखा हो रहा होता है कि इम्पीरियल पैलेस के आसपास बहुत सारे बच्चे अभी किडनैप हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं। यहाँ पर वो सोचती है ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और यहाँ पर ना मेरे जैसे चाइल्ड का बाहर वॉन्डर करना ज़्यादा ही लेट है, लेकिन ये आल्सो परफेक्ट टाइम है मेरे जैसे किसी बच्चे के किडनैप होने के लिए। मतलब वो खुद को बेट की तरह यूज़ करेगी। यहाँ पर फिर वो अपने मैजिक का यूज़ करती है, वहाँ से वो चली जाती है। फिर वो एक यहाँ पर एली में अपीयर होने लग जाते हैं। जैसे वो अपीयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर देखती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता, वो अकेली वॉन्डर कर रही होती है। यहाँ पर ना उसने खुद को यूज़ किया है। वो सोचती है कि ऐसे लगता है कि मुझे वो वाला मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा। तभी अचानक से वो फिर से मतलब कुछ मैजिक करती है, लाइट सभी जगह से अपीयर होने लग जाती है। तभी अचानक से ना वो सोचती है कि वो यहीं कहीं होगा। यहाँ पर ना उसने अपने मैजिक यूज़ करके ना उन लोगों का पता लगाया था कि वो लोग कहाँ पर हैं जो बच्चे हैं किडनैप हुए हैं। फिर यहाँ पर वो सोचती है ऑब्वियसली ये लोग बहुत ही सस्पिशियस नज़र आ रहे हैं। फिर वो उनका पीछा करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है
एक बहुत ही बड़ी सी अंदर ही अंदर गुफा के टाइप था और वहाँ पर नीचे पे एक कमरा बना हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं गार्ड कर रहे थे। वो सोचती है मेरे इंस्टेंट बिल्कुल करेक्ट थे। यहाँ पर वो देखते हैं बहुत सारे बच्चे वहाँ पर बैठे होते हैं और यहाँ पर फिर अपनी आइस के ज़रिए से वो उन्हें ढूंढ लेती है और यहाँ पर वो स्माइल करती है। अभी वो सच में छोटी सी बच्ची लग रही होती है, लेकिन साथ में उसके चेहरे को जो इवल से ही स्माइल है वो नहीं जाती है। यहाँ पर फिर वो जल्दी से अभी कुछ करती है और यहाँ पर ना जो केज होती है जहाँ पर वो बच्चे बंद होते हैं वहाँ पर वो अपीयर हो जाते हैं। वहाँ पर रोशनी ही रोशनी आ जाती है। यहाँ पर उसे एक बच्चा देखता है और हम देखते हैं उसकी हालत कैसी है, जैसे कि उसे खाना नहीं मिला काफ़ी दिनों से। वो बोलता है एक एंजल। यहाँ पर ना फिर वो उसे चुप रहने का इशारा करती है और उसे बोलती है मैं तुम्हें सेव करूँगी इसलिए चुप रहो। यहाँ पर ये उसके चेहरे को देख के वो बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वो केज के अंदर चली जाती है और उसे बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को सेव करूँगी इसलिए चुप रहो। फिर वो इधर उधर देखने लगती है और यहाँ पर वो सोचे जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा था कि वहाँ पर 6 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि उन्होंने उस टाइम के दौरान और भी ज़्यादा बच्चों को किडनैप कर लिया है। तभी वो यहाँ पर ना अंदर आने लगती है। उसकी मैजिक के ज़रिए से उसे लॉक को तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो गेट खुद ब खुद ओपन हो जाता है। फिर वो सोचती है कि क्या वो इन चिल्ड्रन को स्लेव की तरह यूज़ करने वाले थे। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ पर ना पीछे से एक बंदा आता है जो कि बोलता है ये लाउड नॉइज़ कैसी थी। यहाँ पर फिर वो बोलता है ये ओपन कैसे हो गया। तभी यहाँ पर ना उस देखते हैं वो लोग और बोलते हैं एलिसा को कि तुम यहाँ अंदर कैसे आए। एलिसा उसे बस देखती है और अपनी चुटकी बजाती है और यहाँ पर एक चेन सी अपीयर होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो लोग सभी लोग काउटअप हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या हो रहा है, हमें जल्दी से अनटाई करो। सो यहाँ पर फिर से एक बंदा आता है जो कि बोलता है इतना नॉइज़ी क्यों है, ये मुझे किल कर रहा है। तभी यहाँ पर वो बंदा आता है। यहाँ पर ना हमारी जो होती है एलिसा वो उसे भी मज़ा चखा देती है। थोड़ी टाइम बाद वो बोलता है सभी लोग अभी बाहर आ सकते हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना। यहाँ पर वो बच्चे वहीं बैठे होते हैं, जैसे कि उन्हें सदमा लग जाता है। फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। यहाँ पर उन्हें देख के तो उसे एक स्ट्रे किड की तरह याद आ जाती है। यहाँ पर वो बच्चा के साथ एक बड़ी बच्ची भी होती है, मतलब थोड़ी सी एज में बड़ी। वो बोलती है कि मुझे ना रास्ता नहीं पता घर जाने का। फिर वो बोलती है अच्छा। यहाँ पर ना फिर वो कुछ सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपना मैजिक फिर से दिखाती है और यहाँ पर तभी वो लोग ना बाहर आ जाते हैं एकदम से केज के। और यहाँ पर ना फिर वो उसे बोलती है अगर तुम इन एरो को पॉइंट करोगे ना, इन एरो का पीछा करोगे तो डेफिनेटली तुम तुम्हारे घर तक पहुँच जाओगे। यहाँ पर उसकी बात सुन के वो बच्चे ऐसे ही करते हैं और यहाँ पर ना वो उन्हें बाय करते हैं और यहाँ पर उन्हें तो लग रहा होता है कि वो कोई एंजल है, लेकिन हमारी एलिसा उसे बाय करती है। उसके बाद वो कुछ सोच में पड़ जाती है। फिर वो सोचती है कि अभी ये इतना ज़्यादा डीप भी नहीं है फॉरेस्ट में, लेकिन फिर भी मुझे कोई विलेजर क्यों नहीं दिख रहा इस चिल्ड्रन को फाइंड करते हुए। ज़रूर कोई ना कोई उन्हें कवर कर रहा है, मतलब कोई ना कोई इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर फिर से कोर्ट लग जाती है और यहाँ पर फिर वो बोलते हैं कि क्या ये ट्रू है जो प्रिंसेस है उसने चिल्ड्रन जो डिसअपियर हो रहे हैं उसके इसको सॉल्व कर लिया। तो दूसरा बंदा बोलता है जो वहाँ पर ना लॉक किए गए थे अंडरग्राउंड प्रिजन में, वो सारे कल्प्रिट थे किडनैपिंग केस के पीछे। यहाँ पर ना ज़रूर कुछ ना कुछ था, उन्हें ना इंटेरोगेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि इससे क्या मार्किस को खुशी मिलेगी। वो उसे बोलते हैं कि हाँ मैं खुश क्यों नहीं हुआ जब प्रिंसेस ने इतना ज़्यादा मेजर हेडेक हमारा सॉल्व कर दिया है। तो दूसरा बंदा बोलता है तुम मुझे ये मत करना कि तुम अभी भी इम्पीरियल पावर की पीछे पड़े हो। मतलब कुछ बंदे तो प्रिंसेस के साइड में हैं, अभी कुछ बंदे नहीं हैं क्योंकि वो इम्पीरियल पावर को हथियाना चाहते हैं। यहाँ पर फिर वो बोलता है कि हमारी कंट्री ऑलरेडी अनस्टेबल है वॉर ब्रोक होने के बाद, लेकिन यहाँ पर अभी हमारी प्रिंसेस पर्सनली सभी प्रॉब्लम को एम्पायर की सॉल्व करने लगी हैं। क्या ये इनक्रेडिबल नहीं है। यहाँ पर भी वही बंदा होता है जो कि सबसे पहली बार हमारी एलाइसा के साथ गया होता है और उन्होंने सबसे पहले जो वॉर के आसपास जो विलेज थे जो कि बहुत ही ज़्यादा जिनकी बुरी हालत थी उन्हें ठीक कर दिया था। यहाँ पर ना वो दूसरा बंदा भी बोलता है मैं भी अग्री करता हूँ, क्या कोई रीज़न है ऐसे उन्हें अपनी एबिलिटी को फिर से प्रूव करने का। हम ऑलरेडी जान तो चुके हैं। तभी जो बंदे पावर को हथियाना चाहते हैं वो बस चुप हो जाते हैं। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं जो एम्पायर है उसे अभी पावरफुल रूलर की ज़रूरत है। ये टाइम है हमारे एम्पायर के लिए एक न्यू सन को राइज करने का।
मतलब कि एक न्यू बंदे को थ्रोन पे लाने का। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो बंदे होते हैं जो भी पकड़े जा चुके थे उन्हें प्रिजन में लाया जाता है। हमारी होती है प्रिंसेस वहाँ पर आती है और उससे बोलती है ऑल राइट किडनैपर्स, अभी जल्दी से ट्रुथ बोलो, तुम्हारा बैकर कौन है जो कि इलीगल स्लेव ट्रेडर के साथ कनेक्ट है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मतलब वो अपनी ज़ुबान बंद रखते हैं। फिर वो बोलती है और यहाँ पर उसका लुक बहुत ही डरावना सा हो जाता है। वो बोलती है मैं पर्सनली तुमसे पूछने आई हूँ, तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, अपना जो चीज़ है उसे कबूल करो और यहाँ पर, वरना मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं सच्चाई को फाइंड करने के। उसके असली लुक को देख के वो थोड़े से डर जाते हैं। वो आगे बोलता है बंदा, हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता, हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, अगर हमने कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिवील की तो डेफिनेटली हमें डेथ से भी ज़्यादा वर्सन आउटकम हमारी होगी, मतलब मरने से भी ज़्यादा हमारी बुरी हालत हो जाएगी। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो वुमन कितनी ज़्यादा क्रूएल है। यहाँ पर वो वीक वुमन की बात करते हैं। वो उसे फिर से चेन से कस के लगाती है जिसकी वजह से वो ना थोड़ा सा तड़पने लग जाते हैं। वो उसे बोलते हैं फिर बाद में जाके क्या वो डेड हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक वुमन थी उनके पीछे। यहाँ पर हमारी जो होती है अलाइसा, वो फिर से बाहर घूमने लग जाती है। उसने एक लॉक पहना होता है। वो सोचती है कि ऐसा लगता है कि इस टाइम के दौरान मुझे ना खुद ब खुद इसमें शामिल होना पड़ेगा। फिर वो सोचती है एक किड की तरह नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ईज़ी रहेगा मेरे लिए इन्फ्लेट करना अगर मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊँगी। फिर वो अपने मैजिक के यूज़ करती है और खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। उसका साइज़ बड़ा हो जाता है ग्रोन अप जैसा। तभी वो इधर उधर जाने लगते हैं और यहाँ पर जो क्लूज़ है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर वो सोचते हैं इतना लार्ज कैसन हो, वो भी एंड में शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में, ये कैसी जगह है। और यहाँ पर वो सोचती है कि किडनैपर की मेमोरीज जो मैंने रीड की थी उसके अकॉर्डिंग जो इलीगल स्ट्रीट ट्रेडिंग है वो इधर उधर ही हो रहा है, इस कैसानों के आसपास ही, इसके अंडरग्राउंड। तो वो लोग इतने ट्रबल में क्यों ही जाएंगे। ऐसा लगता है कि वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो इम्पीरियल हाइट्स आई से छिप जाएँ। लेकिन अगर मैंने उस वुमन को कैप्चर कर लिया जो कि इन सभी चीज़ों के पीछे है तो मुझे हर चीज़ पता चल जाएगी। तभी वो जा रही होती है, तभी वो किसी से टकरा जाती है। फिर वो बोलती है आई एम सॉरी। यहाँ पर ना हमारी जो होती है एलाइज़ा, उसे ना कुछ फ़ील होता है अचानक से। फिर वो सोचिए ये, यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा जा रहा होता है और उसने डार्क मैजिक यूज़ किया हो जाता है। और यहाँ पर वो सोचती है ऑन द टॉप ऑफ दैट उसका जो मैजिक है वो मिक्स्ड है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है जो हमें नहीं बताया जाता। वो सोचती है ठीक है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर वो आगे बढ़ने लग जाती है। फिर वो सोचती है अभी मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं वहाँ पर है। फिर वो किसानों के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पर ना मैजिक टूल था इंस्पेक्शन के लिए, यहाँ पर सभी लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि इस लैब मेथड से ये लोग क्या ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो होती है एलाइसा, उसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका मैजिक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो सोचती है वो मेरे मैजिक को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर वो ऐसा ही होता है, उसके मैजिक को कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता और उसे सभी लोग अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पर वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर लोग विस्पर कर रहे होते हैं कि क्या मैं इन सभी चीज़ों के साथ ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। वो उसे देखती है एक बंदा जो कि उसके हाथ में ना एक इनविटेशन कार्ड जैसा होता है और वो गोल्डन टिकट होती है। वो बोलती है ऑफ कोर्स मैंने सुना है इससे हम अंदर जा सकते हैं, मतलब वो ऑक्शन के अंदर जाने की टिकट थी। यहाँ पर वो कुछ करती है और वो टिकट एकदम से उसके हाथ में आ जाती है। यहाँ पर फिर वो उसे लेती है और यहाँ पर ना वो एक बंदे को पूछती है कि मैं तुम्हारी गाइडेंस चाहती हूँ। फिर वो उसे बोलता है यस। यहाँ पर फिर वो अच्छे से उसे इंस्पेक्ट करता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए से। फिर यहाँ पर वो इतना ज़्यादा ही चेक कर रहा होता है। फिर वो उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे गाइड करने ही वाले हो या फिर नहीं, क्या तुम मुझे एक्शन एंड होने के बाद गाइड करोगे। वो उसे बोलता है नहीं नहीं। यहाँ पर फिर वो उसे गाइड करने के लिए चले जाता है। यहाँ पर ना फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट सी जगह में जाने लगती है जहाँ पर स्लेव ट्रेडर की जो भी फंक्शंस वगैरह हैं वो चल रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो सोचते हैं कि हम आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट टाइम होगा। यहाँ पर ना एक अंडरग्राउंड ऑक्शन चल रहा होता है किसानों के अंडर। और यहाँ पर वो किस चीज़ का है वो हमें अभी आगे जाके पता चलेगा। वो इन देख के स्माइल करने लग जाती है। वो सोचिए ये बहुत ज़्यादा फन होने वाला है।
यहाँ पर हमारी एलाइसा सोचती है कि एक्शन शुरू होने में अभी वक्त है, क्यों ना इधर उधर थोड़ा सा फन किया जाए और घूम लिया जाए। वो इधर उधर जाने लगती है और यहाँ पर अपनी जो पावर्स है ना खुद को इनविजिबल कर लेती है, लेकिन वो चीज़ों के आर पार जा सकती है, जैसे दीवार के आर पार जाना। वो जैसे ही जाती है उसे एक बंदा दिखता है, उसके हाथ में कुछ आइटम्स होते हैं, उन्हें देख के वो सोचता है ये आइटम तो सिर्फ ड्यूकल फैमिली ही अफोर्ड कर सकते हैं। फिर वो इधर उधर देखती है, वहाँ पर रॉयल फैमिली से भी कुछ आइटम्स होती हैं। तभी उसे आवाज़ सुनती है एक लड़की की, जो कि बोलती है अपोलोजाइज काउंट। यहाँ पर वो आगे बोलती है जो चीज़ हमने प्रिपेयर की थी, मतलब जो चिल्ड्रन हमने प्रिपेयर किए थे, उनको जो इम्पीरियल फैमिली है, इम्पीरियल फोर्स है, उन्होंने काउट अप कर लिया था, मतलब कि उन्हें पकड़ लिया था। तो वो बंदा बोलता है कि क्या तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फूल्स रखे हैं। यहाँ पर वो जो औरत होती है वो उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि ना अभी वॉर एंड हो चुकी है, तो जो एम्पायर है वो अपने ट्रूप्स को रेप्लेनिश्ड कर रहा है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो छोटा भाई है उसने डेफिनेटली आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ प्रिपेयर की है, वो तुम्हारे मूड को लाइटन अप कर देगी। रेड हेयर को देख के वो सोचती है, रेड हेयर, यहाँ पर वो सोचती है कि क्या ये वुमन है जो कि सभी चीज़ों के पीछे थी। यहाँ पर हम देखते हैं वो जैसे ही जा रही होती है, वो जो होता है वो बंदा उसको ना एक चीज़ देती है जिसमें अंदर पर्पल जैसा कुछ होता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारे ब्रदर ने आखिर किया क्या है, उसने ऐसे मैनेज कैसे किया रेयर गुड्स को पाने के लिए। और मुझे तो पता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन उसने इसे कैसे पा लिया, मतलब कुछ रेयर आइटम थी। वो उसे बोलती है कि वो तो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। फिर वो उसे बोलते हैं ठीक है, यहाँ पर मैं यही चीज़ तो चाहता था, यही चीज़ मैटर करती है। फिर वो चीज़ को लेकर चले जाता है। यहाँ पर छुप छुप के हमारी वो चीज़ सुन रही होती है एलिसा, और तभी अचानक से वो मैजिक यूज़ करती है और वो जो आइटम होती है वो उसके हाथ में जाती है। फिर वो सोचती है ये तो ड्रग है जो कि सिर्फ डार्क सॉकर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ना मतलब वो जो आइटम थी वो सिर्फ वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि डार्क मैजिक यूज़ करते थे। वो सोचिए जो ह्यूमंस होते हैं वो नॉर्मली से एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि जो डार्क मैजिक है वो ना लाइफ और सोल को कनेक्ट करता है और वो उसे डिवोर करता है, और यहाँ पर फॉरबिडन है ये डिवाइन डकीर की वजह से। और यहाँ पर वो सोचिए, और इसके टॉप पे इवन के जो डार्क सॉकर्स हैं वो भी इसे मतलब क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए भी बहुत ही एक्सेप्शनल स्किल्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर फिर अनाउंसमेंट होती है कि ऑक्शन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। वो सोचती है कि अनलेक्स, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अभी लक किया है, तभी जो टॉप टायर डार्क सॉकर्स हैं वो बॉर्न हुआ है। और यहाँ पर ना अभी मुझे लगता है कि मैं उसे पकड़ भी सकती हूँ, मैं उसे जान सकती हूँ। वो सोचती है कि ऐसे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मोटिव है उनका, बहुत ही बड़ा मूव होने वाला है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा बड़ा मूव। यहाँ पर फिर हम देखते हैं ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ पर आइटम्स लाई जाती हैं। यहाँ पर वो जो होती है रेड हेयर वाली लड़की वो खड़ी होती है, वो बोलती है एस्टीम्ड गेस्ट, तुम्हारे प्रेजेंस के लिए शुक्रिया। और यहाँ पर वो बोलती है मेरा नाम कीरा है और मैं होस्ट हूँ इस ऑक्शन की। यहाँ पर फिर वो बोलती है कि तुमने इसके लिए बहुत ही बड़ा वेट किया है, और अभी हम अभी रिप्रेजेंट करते हैं हमारी फर्स्ट आइटम से, और वो एक रूबी आर्टिफिस होता है जिसके अंदर ना डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। यहाँ पर वो सोचिए ये तो नेशनल ट्रेजर है किंगडम लॉरेटे का। यहाँ पर ना जो नेशनल ट्रेजर है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, जो कि हर्ट के टाइप में होता है। और यहाँ पर ना वो स्मॉल किंगडम था, लेकिन यहाँ पर ना एक सोवरेन नेशन था। और यहाँ पर वो सोचे लेकिन ऐसे दूसरी कंट्री का नेशनल ट्रेजर ऑक्शन में आना, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। उनके माइंड में आखिर चल क्या रहा है। फिर यहाँ पर ना बाइडिंग स्टार्ट करते हैं और बिडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से चलती है। और यहाँ पर हमारी एलिसा बस वहाँ पर खड़े खड़े देखती है और सोचती है कि ऐसा लगता है कि अभी टाइम आ चुका है मूव करने का। तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर वो सभी लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है। फिर वो बोलते हैं ऐसा लगता है यहाँ पर कोई इशू है। फिर वो बोलते हैं मैटर बहुत ही जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा, तब तक अपनी जो सीट है वहाँ पर ही बैठे रहिए। तभी अचानक से फिर से लाइट हो जाती है। अब यहाँ पर उन्हें पता नहीं चलता है कि ये क्या आ रहा है। यहाँ पर तभी अचानक से ना वो हार्ट होता है ना, वो उसके हाथ में आ जाता है। यहाँ पर ना वो जो लड़की है वो बोलती है इवन कि अगर वो स्मॉल किंगडम में ही है तभी किसी का नेशनल ट्रेजर को स्टील करना, इसके लिए तुम्हारे लिए पावर चाहिए होती है, कौन हो तुम। यहाँ पर ना वो जो होती है हमारी एलाइसा, वो पहले छिपी हुई थी, मतलब ट्रांसपेरेंट थी, मतलब इनविजिबल थी, अभी वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो लड़की के सामने आ जाती है। वो लड़की पूछती है तुम कौन हो।
यहाँ पर ना वो उससे बोलती है कि कौन यहाँ पर हो सकता है मेरे बिना। यहाँ पर फिर वो कुछ दिखाने लगती है। वो सोचते हैं इम्पीरियल फोर्सेस यहाँ पर ना इलीगल एक्शन को कैप्चर करने के लिए आए हैं। यहाँ पर ना ये बात सुन के कि वो इम्पीरियल फोर्स हैं, यहाँ पर ना वो लोग जो हैं खपड़ा तपड़ी मच जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या हमें भाग नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पर वो सभी लोग भागने लग जाते हैं। ऑक्शन तो पूरा बर्बाद हो जाता है। एलिसा बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आए हो जैसे तुम प्लीज्ड थे, मतलब अपनी मर्ज़ी से आए तो, लेकिन तुम यहाँ पर जा नहीं पाओगे इतनी ईज़ी से। यहाँ पर फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा अपने मैजिक से कुछ क्रिएट करती है। यहाँ पर ना उन्हें समझ में नहीं आता। फिर वो बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इल्लीगल ऑक्शन को हमारे एम्पायर के विदिन ऐसे होल्ड करने की। यहाँ पर वो जो औरत है वो तो उसे देखती रह जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलती है तुम तो बस एक किड हो। यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं कि इम्पीरियल फोर्सेस को इम्प्रिजनमेंट करना सिर्फ ऑक्शन को रुइन के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब उसकी जो चीज़ है उसे किसी ने पहचान लिया है कि वो एक बच्ची थी, मतलब कि वो रियल में इतनी यंग नहीं थी। तभी वो जो काउंट पहले खड़ा था वो जल्दी से जाता है और उस चीज़ को पकड़ लेता है। यहाँ पर फिर वो बोलता है कि तुम्हारे जैसा फ्रॉड यहाँ पर क्या इंटरफेयर कर रहा है। यहाँ पर वो बोलती है फ्रॉड। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे नहीं पता है कि जो एम्परर है वो डेड हो चुके हैं। ये बात सुन के हमारी एलिसा उसे देखने लग जाती है। फिर वो बोलते हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पर अपना माउथ रेकलेसली रन कर रहा है बिना फियर के इम्पीरियल फैमिली के, मतलब बिना डर के इम्पीरियल फैमिली से। तभी यहाँ पर वो अपनी चीज़ अपनी जो होती है क्लॉक उसे उतारती है। और यहाँ पर तुमने कहा है इम्पीरियल फैमिली में कोई भी लेफ्ट नहीं है जो कि रॉयल सील को प्लेस कर सके, है ना। और यहाँ पर ना वो सोचती है इवन कि अगर वो लोली काउंट भी है तब भी यहाँ पर ना वो इसे कैसे कह सकता है। उसे एटलीस्ट पता तो होना चाहिए इम्पीरियल ब्लड के पास सिल्वर हेयर हैं। यहाँ पर ये सोच के वो अपनी जो होते हैं हेयर वो दिखा देती है। यहाँ पर वो बोलता है सिल्वर हेयर, मतलब यहाँ पर ना कुछ रिलेटेड है एम्प्रर से। फिर वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर फिर वो बोलता है कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है ना, कि समवन अभी भी रिमेन्स है जो कि इम्पीरियल सील को बेयर कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर कोई अभी भी ज़िंदा है जो कि इम्पीरियल फैमिली की सील को अपने पास ले सकता है और थ्रोन पे अपना कब्ज़ा जता सकता है। यहाँ पर वो जो औरत थी वो उसे घूर के देख रही होती है। यहाँ पर हमारी जो होती है एलिसा वो भी उसे घूर के देखती है, वो थोड़ी सी कम थी। यहाँ पर हमारा चैप्टर इसके साथ फिनिश होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है इम्पीरियल पैलेस में। हमारी एलिसा लौट आती है और वो अपनी किड वाले अवतार में आ जाती है। तभी पीछे से आवाज़ इसबेला की आती है जो कि बोलती है योर हाइनेस अब कहाँ पर थी, और वो उसे जाके हक कर लेती है। यहाँ पर वो बोलती है कुछ नहीं बस। और यहाँ पर वो सोचती है मैंने रेड किया इलीगल ऑक्शन को और उन्हें कैप्चर भी कर लिया, दैट्स ऑल। लेकिन वो उसे नहीं बताती। फिर वो उसे बोलती है इसबेला योर हाइनेस मैम। और फिर वो बोलते हैं अभी ना कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रही हूँ। यहाँ पर फिर वो नीचे झुकती है और यहाँ पर एलिसा पूछे लेकिन क्यों, क्या हुआ, क्या कोई तुम्हें बॉदर कर रहा है। फिर वो उसे बोलती है कि क्या कोई है यहाँ पर जो तुम्हें परेशान कर रहा है। फिर वो बोलती है ये इसीलिए है क्योंकि कोई ऐसा इंसान जिसे मैं 9 साल से सर्व कर रही हूँ उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। वो इधर से उधर डेंजरस जगह पर अभी अकेले ही जा रहा है बिना गार्ड के। यहाँ पर फिर उस वो समझ आती है कि वो मेरी ही बात कर रही है। यहाँ पर फिर वो उसे बोलती है कि एट द वेरी लेस्ट मैं बस चाहती हूँ कि वो एटलीस्ट मुझे बता तो जाए कि वो कहाँ पर जा रही है। फिर वो उसे बोलती है ऑल राइट ऑल राइट, और उससे बोलती है आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कहीं जाऊँ मैं तुम्हें बता के जाऊँ। फिर वो उसे बोलते हैं कि क्या आप प्रॉमिस करती हैं। फिर वो उसे बोलती है ऑफ कोर्स। यहाँ पर फिर वो बोलती है ओ राइट बाय द वे जो चीफ एड था वो तुम्हें ढूंढ रहा था, उसने कहा है कि वो तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता है। फिर वो बोलती है कि क्या सेटल्ड। यहाँ पर फिर हमें सेटल्ड दिखाया जाता है। वो अंदर आता है और उससे बोलता है योर हाइनेस आप आ चुकी हैं। फिर वो उससे बोलता है कि हाँ मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे थे। वो उससे बोलता है जो सारे मिनिस्टर्स हैं वो काउंसिल चैम्बर में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर वो बोलती है मेरे लिए, लेकिन क्यों। यहाँ पर फिर वो बोलती है कि उनके पास ना एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट न्यूज़ है जो आपको कन्वे करना चाहते हैं। फिर वो बोलती है मुझे लगता है ये ना मेरी कॉरोनेशन के रिगार्डिंग होंगे। वेल मैंने मेरी जो एबिलिटी हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही शो अप कर दिया था पास्ट कुछ दिनों से। सेटल्ड तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे बारे में क्या, मतलब क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे। ये कह के वो उसे ऐसे बोलती है। यहाँ पर वो जो सेटल्ड होता है उसे थोड़ा सा होता है स्वेट आने लग जाता है। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि अपने मन में कि सेटल्ड ने अभी तक मेरे सारे ऑर्डर बिना क्वेश्चन के फॉलो किए हैं, लेकिन ये सिर्फ यही
प्रूफ नहीं करता कि वो मेरे साथ लॉयल है। इन द एंड वो एम्परर ने चूज़ किया था उसे और उसकी साइड में ही रहा है और वो उसका मैन था। और यहाँ पर ना वो सोचती है आगे और कुछ सोचने के बाद बोलती है कि मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा सून है, अगर तुम सच बोल रहे हो या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सच बताओ। और यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे इसे पे नज़र रखनी पड़ेगी। सेरेल्ट बोलता है सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि मैं करना चाहता हूँ अपनी स्टेबिलिटी और पीस ऑफ एम्पायर के लिए। यहाँ पर वो आगे बोलता है कि मैं एम्पायर के सन को सर्व करना चाहता हूँ, मतलब कि जो भी यहाँ पर थ्रोन की सीट पे बैठेगा वो उसे सर्व करेगा, सिर्फ वही नहीं, अगर उसकी जगह कोई और होता तब भी उसे भी। यहाँ पर वो सोचती है एज़ एक्सपेक्टेड तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। वो बोलती है गुड, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। तो फिर वो आगे बोलती है तो ठीक है, अभी मुझे ना तुम्हें कुछ पूछना है। यहाँ पर वो आगे बोलता है प्लीज़ मुझे ऑर्डर दो। यहाँ पर ना वो बोलती है कि जो पैलेस का सर्वेंट है ना वो अभी ब्राइब्स ले रहा है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है इनर वर्किंग की। यहाँ पर ना सेरेल्ट बोलता है कि हाँ ये मेरी ओवरसाइट थी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो उसे बोलते हैं नहीं नहीं, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम्हें अपोलोजाइज़ करना है। मैंने ऑलरेडी ही उस टमन काउंट को कैप्चर कर लिया है, उसे प्रिजन में रखा है। तुम बस फाइंड आउट करो कि कौन था जो कि मनी ले रहा था उससे और अपने माउथ इधर-उधर रन कर रहा था। वो उसे बोलता है ठीक है। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं ठीक है, अभी मुझे लगता है कि मुझे मिनिस्टर को देखने जाना पड़ेगा जो कि एंशियसली मेरा वेट कर रहे हैं। यहाँ पर वो जल्दी से जो चैम्बर है उसके अंदर चली जाती है। यहाँ पर अभी दिन का वक्त हो जाता है। यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं वो उसका वेट कर रहे होते हैं, कुछ डिस्कशन चल रही होती है उनकी। यहाँ पर तभी अचानक से आती है हमारी एलिसा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, उसका तो ऑरा ही अलग होता है। वो उसे ग्रीट करने लग जाते हैं और हम देखते हैं उसके आने से सभी लोग थोड़े टेंस हो जाते हैं। यहाँ पर वो जाके बैठ जाती है अपनी जो मेजेस्टी वाली सीट है, यहाँ पर वो उसे बोलता है तो बोलती है मतलब तो क्या है जो तुम मुझे कहना चाहते हो। फिर वो बोलते हैं हम सारे जो मिनिस्टर हैं इम्पीरियल कोर्ट के, हम चाहते हैं कि जो न्यू सन है वो राइज़ हो और यहाँ पर जो डार्कनेस है उसे दूर भगाई जाए। प्लीज़ आप न्यू सन के तौर पे राइज़ होइए और हमारे एम्पायर को वॉच कीजिए। यहाँ पर ना ऐसा कह के वो सभी के सामने उसके सामने ग्रीट करते हैं और यहाँ पर उसे बोलते हैं थ्रोन को राइज़ करने के लिए। यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए चुप होती है और यहाँ पर उसके बाद बोलती है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वो उसे बोलती है यस योर हाइनेस। यहाँ पर वो बोलती है आगे मेरी कॉरोनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। यहाँ पर मतलब वो प्रिपरेशन करने के लिए तैयार है। थोड़ी टाइम बाद हम सीन देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर ना अभी होती है चहल-पहल और यहाँ पर इज़ाबेला उसका जो होती है मेकओवर वगैरह कर रही होती है। हमारे एलिसा उसे देखती है और यहाँ पर इज़ाबेला उससे बोलती है योर हाइनेस आप ज़रूर से एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे होंगे। यहाँ पर फिर वो सोच रहे हैं अपने मन में जब एम्परर ने मुझे लॉक किया था तब हर किसी ने मेरे सामने से अपनी बैक ले ली, मतलब कि हर कोई इंसान मुझसे दूर हो गया, लेकिन ये इज़ाबेला ही थी जो कि मेरे पास थी हमेशा से ही। सिर्फ तुम ही थी जो हमेशा मेरे साइड पे थी। और यहाँ पर ये सोच रही होती है और फिर वो बोलती है इज़ाबेला, फिर इज़ाबेला बोलती है यस योर हाइनेस। फिर वो बोलती है कि मैं एम्परर बनूंगी। यहाँ पर ये वो बोल देती है। फिर वो सोचती है इस पैलेस में जो कि किस और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रिजन थी, सिर्फ तुम ही थी इज़ाबेला जिसने मेरी केयर की। यहाँ पर भी वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और इज़ाबेला बोलती है कि मुझे हमेशा से बिलीव था योर हाइनेस बिल्कुल सही हैं और आप कुछ भी करेंगे वो सही होगी। मैं चाहती हूँ आप अपनी जो डिज़ायर है उस पाथ पर वॉक कीजिए। और यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में कि तुम ही मेरी इकलौती फैमिली हो। फिर वो ये कह के वो उसे थैंक यू बोलती है और यहाँ पर ना वो बोलती है ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है ना। यहाँ पर इज़ाबेला बोलती है कि अगर किसी ने भी ना योर हाइनेस की विल को डिफ़ाई करने की कोशिश की ना फिर मैं डेफ़िनेटली फ़र्स्ट पर्सन होंगी जो कि उसके हेड को काट दूँगी। और यहाँ पर वो एक्शन भी दिखाने लग जाती है। ये सोच के इज़ाबेला की इस तरह की हरकतों से जो हमारी एलाइसा है वो खुश हो जाती है, वो हँसने लग जाती है कि ये जो हमारी है इज़ाबेला वो कैसे इतनी कमज़ोर सी लड़की किसी की हेड को चॉप कर सकती है। यहाँ पर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमारी जो होती है इज़ाबेला वो उसे रेडी करती है। यहाँ पर वो बोलती है योर हाइनेस हर चीज़ तैयार है, मतलब अभी भी उसका कोऑर्डिनेशन का दिन आ जाता है। यहाँ पर उसने बहुत ही सुंदर सा क्लॉक पहना होता है। वो उससे बोलती है चलो ठीक है अभी मैं जाती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चल पड़ती है और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो
कोरोनेशन का दिन आ जाता है। यहाँ पर हमारी होती है जो एलाइज़ा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और यहाँ पर इज़ाबेला उसकी तारीफ़ करती है और उससे बोलती है आप बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट लग रही हैं। यहाँ पर ना फिर वो उससे बोलती है ऑफ़ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? ये कह के वो यहाँ पर अपनी जो एरोगेंस है वो शो करते हैं। वो हमेशा से ऐसी ही थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पर फिर इज़ाबेला उसे बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेती है। फिर वो उसे बोलते हैं इज़ाबेला, फिर यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं योर हाइनेस, क्या आप अनवेल फ़ील कर रही हैं? फिर वो उसे देखते हैं स्माइल से और उससे बोलते हैं कि आज के बाद मैं डेफ़िनेटली तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हैप्पी करूँगी, मतलब मैं तुम्हारी हैप्पीनेस का ख़्याल रखूँगी। ये सुन के जो होती है इज़ाबेला, वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो आगे बोलते हैं आपको सर्व करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट था और यही मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन बनाती है और मैं हमेशा से हैप्पी थी आपको सर्व करके। मतलब वो थोड़ी इमोशनल टॉक करते हैं। फिर उसके बाद वो उसे बोलते हैं योर हाइनेस, आपके सारे प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर तभी वो उससे बोलते हैं चलो ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। यहाँ पर वो कोरोनेशन के लिए रेडी हो जाती है। मतलब यहाँ पर अभी वो फाइनली वो अपनी जो थ्रोन की ओर बढ़ती है। वो सोचती है 9 ईयर मैंने डार्कनेस में बताए थे और अभी मुझे लगता है वक्त आ गया है लाइट में जाने का। यहाँ पर प्रीस्ट खड़ा होता है और यहाँ पर ना वो उसे ग्रीट करता है। यहाँ पर हमारी जो होती है एलाइसा, उसका तो ऑरा ही बहुत ही खूबसूरत सा होता है, बहुत ही अलग लग रही होती है। यहाँ पर फिर वो जैसे ही आते हैं सभी मिनिस्टर वगैरह उसे ग्रीट करते हैं। वो सोचती है जब ये मोमेंट पास हो जाएगा मुझे कोई भी एक प्रिंसेस की तरह ग्रीट नहीं करेंगे बल्कि एक एम्परर की तरह ग्रीट करेंगे। यहाँ पर प्रीस्ट खड़ा होता है जिसके सामने होती है, मतलब जिसके हाथ में होता है वो जो होता है क्राउन। वो उसे बोलती है टुडे मैं आज कुछ अलग बन जाऊँगी। एट लास्ट मुझे पता है मैं न्यू सन बन जाऊँगी एम्पायर का और उसके बाद मुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपनी जो है प्रीस्ट सभी चीज़ें अपनी जो भी उसे करना होता है वो चीज़ करने लग जाता है, अपनी पोइट्री वगैरह और गॉड को प्रे करने लग जाता है। तभी अचानक से कुछ होता है। यहाँ पर उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अचानक से बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, मतलब उसकी कोऑर्डिनेशन में कुछ पंगा पड़ जाता है। यहाँ पर ना लेकिन उसने तो खुद को बचा लिया होता है और साथ में प्रीस्ट को भी। वहाँ पर एक इनविजिबल सा जो होता है एक गार्ड हो जाता है और यहाँ पर वो सोचती है ये पावर, ये डिस्टरबेंस, क्या यहाँ पर कोई है जो यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा है। वो सोचती है और तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई और नहीं होता, एक लड़का आता है, आदमी आता है। वो बोलता है कि मेरे यहाँ पर ना होने के टाइम के दौरान यहाँ पर क्या हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि किस फूल ने डेयर किया, कितनी हिम्मत की मेरे थ्रोन को कोविड करने की। मतलब वो बोल रहा होता है कि कितनी इतनी हिम्मत हो गई कि कोई मेरे थ्रोन को कोविड करने की कोशिश कर रहा है, उस पे अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ना फिर वो उसे देखते हैं, हम देखते हैं वो उसका फादर होता है, कोई और नहीं। यहाँ पर उसने अपना आर्ट पहना होता है और यहाँ पर वो आता है और उससे बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेस है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर उसे वो देखने लग जाता है। इसके साथ हमारा जो ये सारे मिनिस्टर वगैरह हैं वो शौक से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि एम्परर वापस आ गए हैं। फिर वो उसे बोलते हैं योर मैजेस्टी। यहाँ पर ना वो सभी लोग खुश भी हो जाते हैं और यहाँ पर प्रीस्ट भी उसे मतलब ग्रीट करता है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस सोचती है ये ओल्ड गीज़र्स, क्या ये अभी पहले नहीं बोल रहे थे कि न्यू सन को लाना है, न्यू सन को लाना है, अभी देखो ये किस तरह से कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ना हमारी जो होती है एलाइसा, वो उठती है और उससे बोलती है कि ओ माई आर यू माई फादर, मतलब क्या तुम मेरे फादर हो। फिर वो उससे बोलते हैं मेरी अपॉलोजाइज, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको रिकग्नाइज़ नहीं किया। फिर वो उसे देखता है उसकी आंखों में। यहाँ पर फिर वो उसे ग्रीट करती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है फादर आपको ग्रीट करने का, मैं इम्पीरियल प्रिंसेस एलिसा हूँ, और अपना पूरा नाम लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो एम्परर है वो उसकी ग्रीटिंग को स्वीकार नहीं करता और यहाँ पर वो बोलता है इसे वापस ले जाओ। यहाँ पर उसे पास्ड आउट कर लेता है और यहाँ पर वो प्रीस्ट के सामने खड़ा आ जाता है अपनी क्राउन को लेने के लिए। यहाँ पर ना फिर वो बोलते हैं कि कितना ज़्यादा वाइल्ड टेम्पर है तुम्हारे पास, मतलब ये हमारी जो प्रिंसेस है ना वो भी खुद के टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाती। आफ्टर ऑल उसे इग्नोर किया गया सभी के सामने। वो बोल देती है कि तुम्हारा टेम्पर कैसा है। उसकी बात को सुन के प्रीस्ट और वो लोग फ्लिंच हो जाते हैं। यहाँ पर जो है क्राउन वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर वो जाता है सीधा ही उसके सामने। यहाँ पर वो सोचते ओ माई, क्या मैंने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया। यहाँ पर वो जानबूझ के ऐसा करती है। फिर तो यहाँ पर उस एम्परर की आंखों में तो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इमोशन नज़र नहीं आता। अपने इतने सालों बाद
प्यारी सी बेटी को देखने के बाद वो उसे इंस्टेंट ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर के ऑर्डर को डिफाई करने की और इम्पीरियल पैलेस को लीव करके जाने की, और इसके अलावा ऑन द टॉप ऑफ दैट तुमने मेरे थ्रोन को कोविड करने की कोशिश की। यहाँ पर हमारी जो होती है अलाइस, वो तो उसे बहुत ही कामली जवाब देती है और बोलती है कि जो एम्पायर है वो टर्मोइल में था। एज अ प्रिंसेस मैं वहाँ पर सिर्फ खड़ी होकर वॉच तो नहीं कर पाती। यहाँ पर फिर वो बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी मौत का डर नहीं है या फिर तुम कुछ ज़्यादा ही फूलिश हो। फिर यहाँ पर वो स्माइल करती है और उससे बोलती है फादर आप भी बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग है। यहाँ पर वो तलवार जो कि उसकी नेक के बिल्कुल पास लगी हुई थी उसे हटाती है और उससे बोलती है अगर आपका ट्रूली मीट होता जो भी आप बोल रहे हैं उसे करने का इरादा होता तो आप डेफिनेटली मेरी थ्रोट को कट कर देते अपनी स्वॉर्ड के, और यहाँ पर आप तो सिर्फ बातें कर जा रहे हैं। यहाँ पर वो आगे बोलती है कि फादर आप ज़रूर से एग्जॉस्ट हो जाके होंगे बाढ़ के, इतनी लंबी बाढ़ के आने के बाद। यहाँ पर सभी जो मिनिस्टर हैं वो तो ट्रैम्बल कर रहे होते हैं क्योंकि वो खड़ी होती है एम्प्रर के सामने और उस एम्प्रर से सभी लोग डरते हैं, लेकिन हमारी प्रिंसेस नहीं डरती। वो आगे बोलती है कि आप ज़रूर से थक चुके होंगे इतनी लंबी बार को आने के बाद, तो क्यों ना आप अपॉर्चुनिटी लें और अपने थ्रोन को एबडिकेट करके और सभी रेस्ट ले लें, मतलब कि अपने थ्रोन को छोड़ दें और अभी रेस्ट पर ध्यान दें और अपना थ्रोन मुझे दे दें। उसका कहने का ये मतलब था। यहाँ पर उसकी बात को सुन के वो बोलता है आगे, तुम ज़रूर से अपनी हेड को अपने बॉडी के साथ अटैच फील नहीं करना चाहती हो। ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोलती और उससे बोलती है अगर योर मेजेस्टी की यही विल है तो मेरे पास कोई और चॉइस है हो भी नहीं सकती। फिर वो आगे उससे बोलते ठीक है फिर अभी आज के लिए इतना बहुत है, मैं कल वापस आऊँगी योर मेजेस्टी। और फिर वो अपने मन में सोचती है जैसे कि मैं आऊँगी। यहाँ पर फिर वो बोलता है कि मेरी साइड से अभी की अभी दूर हो जाओ, मतलब मेरी नज़रों के सामने मत आओ। यहाँ पर फिर वो चला जाता है और यहाँ पर हमारा चैप्टर कट होता है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस तो अपने वही बेड चैम्बर में आ जाती है। वो सोचती है यहाँ पर कोई डाउट नहीं था कि मेरा मैजिक एम्प्रर के सामने वेवर होने लग गया था, मतलब कमज़ोर पड़ गया था। यहाँ पर जब वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्प्रर के ऑर्डर को डिफाई करने की और यहाँ पर मेरे थ्रोन को कोविड करने की कोशिश भी की तुमने। यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि क्यों ना तुम जब हमारी प्रिंसेस ने उसे बोला था कि क्यों ना तुम इस अपॉर्चुनिटी को लो और अपने थ्रोन को छोड़ के मुझे अपना थ्रोन दे दो, तब ना उसने एक्चुअली में अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी जो पावर्स हैं वो वेवर करने लग जाती हैं, मतलब कि कमज़ोर पड़ जाती हैं। फिर वो सोचती है कि अभी अभी क्या हुआ था। फिर वो उसे बोलती है एसबेला उसके पास आके यार मेजेस्टी क्या आप ठीक हैं? वो उसे बोलती है क्यों? फिर वो उससे बोलती है आप ज़रूर से अपसेट होंगी है ना, लेकिन वो आपका फैमिली है। यहाँ पर ये सुनने के बाद वो स्माइल करती है और उससे बोलती है इट्स ओके इसबेला, 9 साल से ये इसी तरह से है और कोई भी चीज़ ओवरनाइट में चेंज नहीं हो सकती। और यहाँ पर क्योंकि राइटफुल ओनर आ चुका है तो डेफिनेटली मुझे उसकी चीज़ें उसे हैंड ओवर करनी पड़ेगी। इसबेला उसे देखती है, स्माइल करके उससे बोलते हैं योर हाइनेस क्यों ना मैं आपको एक फ़नी स्टोरी सुनाऊँ ताकि वो उसका जो मूड है उसे लाइटन अप कर सके। वो उसे बोलती है फ़न स्टोरी? वो क्या है? वो उसे बोलती है हाँ ये एक स्टोरी है, जब मैं छोटी थी तब से मैंने सुनी थी। तुम्हें पता है एक वाइट नाइट विच जो कि लीजेंड से थी। वो सोचती है नो वे। यहाँ पर वो स्टोरी सुन के पक चुकी होती है और वो स्टोरी उसी के बारे में होती है। वो बताती है कि एक वाइट नाइट की विच होती थी जो कि मून में रिसाइड करती थी एंड अगर कोई सिंसियरली उसे विश मांगता था वो डेफिनेटली उसे ग्रांट करती थी। योर हाइनेस आप चिंता मत कीजिए, हमेशा यहाँ पर जब भी मून होता है मैं हमेशा प्रे करती हूँ आपकी हैप्पीनेस के लिए उस ग्रेट पिच से। मुझे पता है वो डेफिनेटली हमारी प्रिंसेस की हैप्पीनेस को ग्रांट करेगी। यहाँ पर ये सुन के वो बस स्माइल दे देती है कि इस पहला उसकी कितनी केयर करती है। वो उसे बोलती है हाँ हाँ थैंक यू। यहाँ पर वो सो जाती है। सोने जब वो सो रही होती है, मतलब सोने के दौरान उसे ना कुछ सुनाई देता है। वो कोई और नहीं, एक लड़की होती है जो कि बोलती है प्लीज़ मेरी विश को ग्रांट कर दीजिए, प्लीज़ मुझे उसे लेने दीजिए जो कि उसकी तरह दिखता हो कोई। मतलब कि मुझे लगता है वो उसकी मदर की बात कर रही होती है। उसकी मदर ने उसके विश की होती है कि प्लीज़ मुझे कोई ऐसा बच्चा दीजिए जो कि बिल्कुल उसकी तरह ही दिखता हो, चाहे उसके लिए मुझे कोई सा भी प्राइस पे करना पड़े। यहाँ पर वो जो विश थी जैसे ही मांगती है, यहाँ पर इधर हमारी जो होती है अलाइसा वो उठ जाती है। जैसे ही वो उठती है वो सोचती है ये तो ड्रीम की तरह लग रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है मैंने उसमें क्या देखा था। वो सोचती है ये बहुत ही अनसेटलिंग सी फीलिंग है। वो खाने पे बैठी होती है तब भी उसका फोकस उस ड्रीम पे होता है। तभी पीछे से इस बेल आती है योर हाइनेस
कि आप ठीक नहीं फ़ील कर रही हैं। यहाँ पर ना वो बोलती है कि सच में ये मेरे माइंड में बात चल रही है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलती है, आप क्या थिंक कर रही हैं इतने डीपली, क्यों ना आप खा लें कुछ। फिर वो उसे बोलती है, ओह हाँ। यहाँ पर इस बेला उसे बोलती है, योर हाइनेस, क्या कुछ गलत है? क्या आपको बैड ड्रीम आया? यहाँ पर हमारी होती है लाइसा उसे देखती है, वो सोचती है कि हाँ, मुझे ऐसी यूज़लेस चीज़ों पर चिंता नहीं करनी चाहिए और यहाँ पर कुछ और करना चाहिए। फिर वो बोलती है, इस बेला, यहाँ पर ना वो उसे बोलती है कि क्यों ना हम कहीं ऐसी जगह पर जाएँ, यहाँ पर ना हम बहुत ही डिलीशियस खाना खा पाएँ और कहीं घूम फिर आएँ। ये कह के वो स्माइल करती है और यहाँ पर वो सोचती है, मुझे इस वेला को कहीं डिलीशियस जगह पर खाने के लिए लेके जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो बाकी की जो स्टोरी है हमारी एम्परर और हाँ, उसकी डॉटर की, कैसे वो क्लोज़ आएँगी, कैसे उसकी मॉम ने जो थी उसकी मॉम, उसकी डेथ कैसे हुई थी और भी बहुत सारी बातें वो हमें नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेंगी। तो बने रहिएगा चैप्टर में एंड दैट्स इट, बाय।